नमस्कार। आज की वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और हम इस पुस्तक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, यानी अंतिम अध्याय हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की। इसी के साथ हमारी यह पुस्तक, जिसमें हमने प्लेटो से अपने विचारों की शुरुआत की थी और लॉस्की के रूप में अंतिम विचारक का अध्ययन जो है वो आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितने भी विचारकों के बारे में हमने अपने पूर्व के वीडियोज़ में पढ़ा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो कमेंट करके अपनी बात को कह सकते हैं। आज विचारकों की श्रृंखला में अंतिम विचारक हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की। जैसा कि हम सभी लॉस्की के बारे में जानते हैं, 20वीं सदी के प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक के रूप में लॉस्की का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर लॉस्की के विचारों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। लॉस्की एक आदर्श शिक्षक थे और उन्हें अपने स्टूडेंट से बहुत अधिक श्रद्धा और सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा वो बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान देने वाले थे और विख्यात राजनीतिक विचारक के रूप में भी उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। कई वर्षों तक ब्रिटिश मजदूर दल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे और जब 1945 में मजदूर दल सत्ता में बैठा तो वह इसके अध्यक्ष भी बने थे। अपने गंभीर ज्ञान और बौद्धिक प्रतिभा के कारण ब्रिटेन के जो श्रमिक दल था, उनके नेताओं जैसे कि एटली, मॉरिसन, वेविन, इनका पथ प्रदर्शन भी उन्होंने किया और महत्वपूर्ण जो समसामयिक प्रश्न होते थे उनमें राष्ट्रपति रूजवेल्ट, पंडित नेहरू और चर्चिल जैसे जो विश्व विख्यात राजनीतिज्ञ थे वो भी उनसे परामर्श लिया करते थे। यानी लॉस्की को अगर ओवरऑल हम देखें तो न सिर्फ वो एक आदर्श शिक्षक बल्कि प्रकांड विद्वान थे और इसी प्रकांड विद्वान होने के कारण उन्हें विश्व भर में सम्मान प्राप्त हुआ था। यूँ तो लॉस्की ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। चूँकि वो एक महान लेखक थे तो उनके ग्रंथों की सूची भी बहुत लंबी है। कई उनके ग्रंथ लोकप्रिय हुए, जैसे कि स्टडीज़ इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवर्निटी, ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, द डेंजर्स ऑफ ओबीडियंस, वेयर सोशलिज्म स्टैंड्स टुडे, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जितने भी ग्रंथ हमने उनकी सूची देखी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के मूल तत्व को माना जाता है और इसे आधुनिक विश्व में सबसे ज़्यादा सम्मानित राजनीतिक कृतियों में स्थान मिला हुआ है। लॉस्की ने अपने विचार राज्य की प्रकृति के संबंध में, संप्रभुता के संबंध में, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, इन पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। तो इनके विचारों की श्रृंखला में जो आज हम देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉस्की के राज्य के संबंध में विचार। लॉस्की के द्वारा राज्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने राज्य की तुलना में समाज को सर्वोच्च माना,
राज्य को सर्वशक्तिमान और प्रभुता संपन्न भी मानते थे, लेकिन समाज को सर्वोपरि समूह न मानकर परिवार, चर्च और मजदूर संघ एवं अन्य जो सामाजिक समूह थे उनकी भांति समूह के रूप में स्वीकार करते थे। लॉस्की से पहले संप्रभुता के संबंध में धारणा का प्रतिपादन करते हुए ऑस्टिन ने माना था कि राज्य सर्वोच्च, अनियंत्रित एवं अमर्यादित संगठन है जिस पर किसी दूसरी शक्ति का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लॉस्की ने अपने तर्कों के आधार पर ऑस्टिन के जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत थे उनका खंडन किया और बहुलवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये माना कि इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो अवास्तविक है और असत्य है, क्योंकि मनुष्य जाति जो है उसका एक लंबा इतिहास रहा और इसमें जो उदाहरण हैं उनमें कहीं भी इस प्रकार की शक्ति, अमर्यादित शक्ति नहीं दिखाई देती जो कि ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लॉस्की के अनुसार यदि उनके शासन का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी शासक रहे वो निरंकुश नहीं थे। उन्हें अपनी देश की प्रथाओं, परंपराओं, नियमों के आधार पर का सम्मान भी करना होता था। इसके अलावा न केवल इतिहास वरन वर्तमान समय के राज्यों के आधार पर भी हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि पूर्ण संप्रभुता की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि असीमित सत्ता कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। इसके अलावा नैतिक आधार पर भी लॉस्की ने प्रभु सत्ता के परंपरागत जो धारणा थी उसका विरोध किया है और लॉस्की ने यह माना कि व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य क्या होता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना। लेकिन संप्रभुता की अगर परंपरागत धारणा को हम स्वीकार करते हैं तो राज्य जो है वो चरम साध्य बन जाता है और व्यक्ति केवल साधन मात्र रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए नैतिक आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता की परंपरागत धारणा को लॉस्की ने स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह से कानून विषयक धारणा के आधार पर भी लॉस्की ने संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि लॉस्की का यह कहना है कि कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र नहीं है वरन परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक नियमों के द्वारा बनाए जाते हैं। संप्रभुता की परंपरागत जो धारणा रही उससे अंतर्राष्ट्रीय अशांति का भी कारण बनी, क्योंकि प्रभुता संपन्न जो राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार है उसमें मनमाना आचरण करते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली जैसे राज्यों के द्वारा पोलैंड, बेल्जियम जैसे निर्बल राज्यों पर आक्रमण किया गया और मानव जाति को कष्ट पहुंचाया गया। तो इस तरीके से लॉस्की ने संप्रभुता की जो परंपरागत धारणा थी उसका समर्थन नहीं किया है। उन्होंने ये माना कि व्यक्ति राज्य के सदस्य होते हैं परंतु अन्य संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं और संस्थाओं का न केवल अपने अनुयायियों पर जोर होता है वरन वे स्वयं शासन के संचालन में भी अपना प्रभाव जमाते हैं। इस तरह की संस्थाएं जो होती हैं उसके सदस्यों के लिए उतना ही स्वाभाविक होता है जितना कि राज्य स्वयं के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉस्की ने केवल राज्य को ही सब कुछ नहीं माना बल्कि राज्य के अलावा समाज, परिवार, चर्च, मजदूर संघ जो भी समूह होते हैं उनकी संप्रभुता को भी स्वीकार किया। इसी तरीके से लॉस्की ने राज्य के प्रति कुछ व्यक्ति के दायित्व भी बताए और ये माना कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो दायित्व सौंपे जाते हैं उनका पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और उन विषम परिस्थितियों में वह राज्य की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकता है। जैसे कि व्यक्ति जब संगठित रूप से इस बात को अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है या
उसे जब ऐसा महसूस हो कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों के लिए नितांत आवश्यक है, तो ऐसे में वह राज्य की अवज्ञा कर सकता है। राज्य की प्रकृति, संप्रभुता और सत्ता के संबंध में हमने लॉस्की के विचार देखे। अब दूसरे नंबर पे आता है अधिकार विषयक विचार। लॉस्की के अधिकार विषयक धारणा की जब बात होती है तो वह ये मानता है कि राज्य की पहचान जो है उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। अर्थात एक राज्य अपने नागरिकों को जितने भी अधिकार देता है उतना ही वह उच्च स्तर का होता है। लॉस्की यह भी मानता है कि व्यक्ति का राजभक्ति का कर्तव्य इस बात पर आधारित होता है कि राज्य को व्यक्ति के शुभ जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी राज्य के द्वारा व्यक्तियों को इस प्रकार की स्थितियां दी जानी चाहिए जिससे कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉस्की ने अधिकारों को राज्य के द्वारा प्रदत्त वो चीज़ मानी है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसी तरीके से लॉस्की ने स्वतंत्रता और समानता पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। स्वतंत्रता के संबंध में लॉस्की का कहना है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। वह कहता है कि स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। यानी लॉस्की इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन को मर्यादित करने के लिए नियम और कानूनों का अस्तित्व आवश्यक है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि जो भी नियम बनाए जाएं उनमें ऐसे अनुभव का समावेश हो जिससे व्यक्ति समझ सके, चल सके और सामान्य रूप से स्वीकार कर सके। लॉस्की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का तो नहीं, लेकिन जो अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं उनका निषेध आवश्यक मानते हैं। लॉस्की के द्वारा स्वतंत्रता के 3 रूप बताए गए हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जीवन के उन क्षेत्रों में उपयोग करता है जहां उसके प्रयत्नों का परिणाम उसी को प्रभावित करता है, जैसे कि धार्मिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप, निर्धन व्यक्तियों को कानून के द्वारा वैधानिक शरण देना, व्यक्तियों से अत्यधिक जमानत की मांग नहीं करना। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि राज्य के मामलों में नागरिक को सक्रिय होने की शक्ति। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, राज्य की आलोचना करने, अपने प्रतिनिधियों का चयन करने, स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी तरीके से लॉस्की ने आर्थिक स्वतंत्रता की बात भी कही है और आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य लॉस्की के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलना चाहिए और बेरोजगारी से वह मुक्त रह सके, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। वह आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की बात भी कहता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लॉस्की के द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में विचार दिए गए और इसी तरीके से लॉस्की ने समानता के संदर्भ में भी, चूंकि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो समानता के संबंध में भी लॉस्की का कहना है कि समानता के बिना स्वतंत्रता अपूर्ण है। वह लॉर्ड एक्टन और डी टाक्विले के जो विचार थे उनसे सहमत नहीं है कि स्वतंत्रता और समानता का कोई संबंध नहीं है। लॉस्की ये कहता है कि समानता की ओर बढ़ना स्वतंत्रता प्राप्ति का एक प्रयास है। लॉस्की ने समानता के भ्रमात्मक जो अर्थ थे उनका निराकरण किया है
और वह ये कहता है कि समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि सबको एक ही प्रकार का व्यवहार प्राप्त हो। जब तक मनुष्यों में बुद्धि शक्ति संबंधी भेद है तब तक व्यवहार में एकरूपता स्थापित नहीं हो सकती। समानता का तात्पर्य यह भी वह नहीं कहता कि प्रयत्न का प्रतिफल समान हो। लॉस्की के अनुसार समानता क्या है? विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए और सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार समानता से अभिप्राय समानता लाने वाली प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य समाज की असमानताओं को समाप्त करना है जो प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि समाजगत कारणों से विद्यमान होती हैं। तो इस प्रकार लॉस्की समानता और स्वतंत्रता दोनों की ही बात करता है और दोनों को राज्य के द्वारा दिया जाए इस बात का समर्थन करता है। अगले विचार में लॉस्की लोकतंत्र पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र के संबंध में लॉस्की की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा विकासशील और व्यापक है। उसका कहना है कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए केवल राजनीतिक असमानताओं का अंत होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का भी अंत करना होगा। यानी आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो लोकतंत्र की मान्यता का मूल आधार माना है। उसकी कल्पना की लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति को न सिर्फ नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता ही प्राप्त होनी चाहिए वरन एक ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए जिसमें कि जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भेदभाव हैं उनका पूरी तरीके से अभाव हो और व्यक्ति आर्थिक शोषण से मुक्त होकर स्वयं के लिए उचित आजीविका को प्राप्त कर सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो समाजवाद शब्द जो है उसे वह लोकतंत्र का पूरक मानता है और पूंजीवाद को लोकतंत्र का शत्रु स्वीकार करता है। लॉस्की ने शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की धारणा को बहुत ही व्यापक रूप में स्वीकार किया है और उसका एक आधार उसने माना है शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सत्ता की विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए लॉस्की ने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का खंडन, जैसा कि हमने प्रारंभ में जब हमने लॉस्की के विचार पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि ऑस्ट्रियन के संप्रभुता संबंधी जो विचार था उसका लॉस्की ने विरोध किया है और उसने बहुलवाद का समर्थन किया है। इसके लिए वह ये कहता है कि सत्ता का केंद्रीकरण होने से ऐसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं जिससे कि लोकतंत्र को नुकसान होता है। वह किसी एक देश में नहीं वरन समस्त विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की कामना करता है और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता को सीमित करने और विश्व शांति को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी लॉस्की बल देते हैं। लोकतंत्र को विश्व शांति का सहयोगी रूप में स्वीकार किया है लॉस्की ने। वो युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा जनता की शासन में जो भागीदारी है अभी तक उससे लॉस्की संतुष्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि नागरिक 4 या 5 साल में केवल एक बार जाता है मत देता है और ये मान लेता है कि उसने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सरकार 5 वर्ष में केवल एक दिन जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करती है और शेष दिन वो करती है जो कि वह चाहती है। लॉस्की के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र कार्यक्रम निर्वाचन मंच चुनाव के समय जनता के साथ किए गए वादे यदि निरर्थक सिद्ध होते हैं तो ऐसा शासन वो उचित नहीं मानते। आदर्श लोकतंत्र वह है जिसमें समाज के निश्चित मतों को कार्य रूप दिया जाए और महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न सरकार के समक्ष आते हैं उसमें जनता से आवश्यक रूप से सलाह मशविरा किया जाए। अगला और अंतिम विचार है संपत्ति संबंधी धारणा।
लॉस्की ने संपत्ति के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा कि वे लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है, समाज की जोंक है और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को राज्य के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति का अस्तित्व जो है वो न्यायपूर्ण है, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने कोई कार्य किए बिना ही संपत्ति को अर्जित किया है, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि संपत्ति परिश्रम के लिए प्रेरक तत्व का कार्य करती है, लेकिन लॉस्की क्या कहता है कि समाज में यश और सम्मान की प्राप्ति या सेवा की भावना उतने ही अच्छे प्रेरक तत्व सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक संपत्ति को पारिवारिक प्रेम, दया, उदारता आदि गुणों को बढ़ावा देने वाला बताते हैं, लेकिन लॉस्की का कहना है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति भी इन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकता है। तो इस तरीके से लॉस्की न केवल व्यक्तिगत संपत्ति बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका भी विरोध करता है। यानी निजी संपत्ति, वो चाहता है कि निजी संपत्ति पर नियंत्रण हो और निजी संपत्ति पर आधारित वर्तमान जो आर्थिक ढांचा है उसमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति रहे, इस बात का लॉस्की समर्थन नहीं करता है। अब जब हम लॉस्की के विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो इसके विषय में दो परस्पर विरोधी विचार हमें देखने को मिलते हैं। एक और उनके जो जीवनी लेखक थे किंग्सले मार्टिन, उन्होंने उसे एक महान शिक्षक, विद्वान और विलक्षण प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक माना है और मार्टिन ने उनकी तुलना मॉन्टेस्क्यू और डी टॉक्विले से की है और ये कहा कि 17वीं सदी के बाद के लोकतंत्रीय विचार और संस्थाओं का जितना गहरा मौलिक ज्ञान लॉस्की का था उतना अन्य किसी विचारक को नहीं था। दूसरी ओर उनके विचारों का गंभीर अध्ययन करने वाले हर्बर्ट डीन ने कहा कि राजनीतिक विचारक या विद्वान के रूप में कभी भी लॉस्की ने वैसा यश और कीर्ति प्राप्त नहीं की जैसी उनकी प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर आशा की जा रही थी। तो यानी दो तरीके के लोग हैं, एक जो उन्हें एक प्रकांड विद्वान के रूप में देखते हैं और दूसरे उन्हें सामान्य लेखक के रूप में मानते हैं। लॉस्की की इस आधार पर आलोचना की गई है कि उनके चिंतन में परस्पर विरोधी तत्व देखने को मिलते हैं। एक और तो वो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषण करने वाले हैं और दूसरी तरफ समानता के सिद्धांत के उपासक भी हैं। राज्य की सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध करते हैं और बहुलवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एक विषमतापूर्ण समाज में स्वतंत्रता सच्चे अर्थों में कायम नहीं रह सकती तो वो क्या बन जाते हैं, मार्क्सवादी बन जाते हैं और आर्थिक व्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण की मांग को प्रस्तुत कर देते हैं। तो लॉस्की की ये जो स्थितियां रहीं तो इसी के कारण उनकी आलोचना भी की गई है। तो लॉस्की की विचारधारा में हम विरोधाभास देखते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उसका कारण है कि उदारवादी लोकतंत्र की कमियां और जो दोष थे उनसे लॉस्की परिचित थे, लेकिन मार्क्सवाद से भी वे पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। चाहे हम कितनी भी उनकी आलोचना करें, लेकिन यह तय है कि लॉस्की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनके महान और गंभीर विचारों की जो छाप थी वो न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी दिखाई देती है और 1930 से 40 का जो पीरियड था उसे लॉस्की युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है।